Greetings everyone. Welcome to the first lecture of Economic Survey. Economic Survey, this is an annual document, right? This is an annual document. साल में एक बार आता है और इस इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे कंपोनेंट्स हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर डिस्क्राइब्ड होते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे प्रीवियस ईयर का होता है, यानी कि 2023 के बजट में आया तो 2022 का पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस इसके अंदर रहता है। स्टार्टिंग में ये आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में बताएगा, जो कि इंडिया के सामने चैलेंजेस हैं, उनके बारे में बताएगा। और उसके बाद जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा, वो आपको इन्फ्लेशन को कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल की, गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए, साथ में हेल्थ सेक्टर के ऊपर, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, रेलवेज के ऊपर, एनर्जी के ऊपर क्या क्या किया है गवर्नमेंट ने, इसके बारे में पूरी तरीके से आपको बताता है। तो आप बहुत पेशेंटली इकोनॉमिक सर्वे के सभी लेक्चर्स को देखिएगा और पेन और पेपर लेके बैठिएगा, बिकॉज आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कुछ की टर्म्स, राइट। अब भारत के अर्थव्यवस्था के करंट स्टेटस पे बात कर लेते हैं। 2022 से 2023 के बीच में क्या प्रोजेक्शंस हैं और क्या फेस किया है हमने। तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में तीन सबसे बड़े झटके आए थे, थ्री मेजर शॉक्स दैट हिट द ग्लोबल इकोनॉमी। एंड व्हाट वर दे? सबसे पहले तो आपको पता है पैंडेमिक, कोविड 19 आ गया। फिर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिसकी वजह से कई कंट्रीज में इन्फ्लेशन हुआ। इन्फ्लेशन इसलिए हुआ क्योंकि सप्लाई शॉक्स लग रहे थे। सप्लाई शॉक्स की वजह से कई कंट्रीज में इन्फ्लेशन आ रहा था। और उसके बाद जब कोविड 19 का लॉकडाउन खुला, और अभी हमने रिसेंटली देखा है कि फेडरल बैंक्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, यूरोपियन यूनियन की, यूनाइटेड किंगडम की, इन सभी बैंक्स ने अपने पॉलिसी राइट हाइक कर दी। यानी कि अपने जो उनकी जो सेंट्रल बैंक्स होती है, जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है, तो वहाँ पे जो सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने अपने पॉलिसी रेट्स बढ़ा दिए। अब आपको पता है पॉलिसी रेट्स बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ेगा? एक्सचेंज रेट पे फ़र्क पड़ेगा। एक्सचेंज रेट पे फ़र्क पड़ा तो रुपये की वैल्यू कम होते हुए नजर आई, जबकि ऐसा नहीं था। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि डॉलर राइज हो रहा है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, डॉलर अवेलेबल कम है मार्केट, इसलिए रुपये की वैल्यू घटते हुए नजर आई। तो इसकी वजह से अप्रिसिएशन ऑफ डॉलर्स अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द करेंसीज हुआ। और आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है कोशिश कर रहा था कि जो भी इन्वेस्टमेंट के द्वारा बाहरी देशों में हुआ है, वो सारा पैसा यूएस की इकोनॉमी में वापस आ जाए। और हाल फिलहाल में हमने देखा है कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने अनाउंस किया है मेक इन कनाडा टाइप का इनिशिएटिव। तो हर कंट्री आज के दौर में सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट होना चाहती है। इसी कंटेक्स्ट में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी 2 साल पहले आत्मनिर्भर भारत अनाउंस कर दिया था। तो अब होता क्या है, इससे आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत सीवियरली अफेक्ट होता है। उससे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो वाइड होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट सिंपल सा टर्म है, बहुत सिंपल टर्म है। जैसे कि करंट अकाउंट डेफिसिट को आप हमेशा जब भी सोचें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टर्म्स में सोचें। एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है सिंपली कि आप बेच रहे हो, बेचना। और इंपोर्ट करने का मतलब होता है खरीदना। ठीक है। तो जब आप खरीदोगे ज़्यादा और बेचोगे कम, तो आपकी इनकम कम होगी और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो ये गैप यूजुअली रहता है, और ये गैप कम से कम रहना चाहिए। लेकिन जब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी वाइड हो रहा है, द गैप इज वाइडनिंग, राइट। गैप इज वाइडनिंग। और उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी, एक्सटर्नल शॉक्स भी आ रहे हैं। सारी नेट इंपोर्टिंग इकोनॉमी, ठीक है। इंडिया भी एक नेट इंपोर्टिंग इकोनॉमी है, इसलिए यहाँ पे भी एक्सटर्नल शॉक्स आए, राइट। और उसकी वजह से ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट जो है, आईएमएफ जो प्रिडिक्ट करता है, वो कम होते हुए भी नजर आया। अब देख सकते हैं आप, यहाँ पे कमोडिटी प्राइसेस के राइज के ऊपर बात हो रहा है, किस तरीके से कमोडिटी प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़े। यहाँ पे आप अप्रैल 19 से लेके दिसंबर 2022 के बीच में देखेंगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच
और सारी सभी कमोडिटीज़ का जो ग्राफ है वो आपको सडनली इन एरियाज़ में पीक पे नज़र आएगा। फरवरी 2022 ये वो डे मंथ है जब रशिया ने अटैक किया था। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो जून आपको 21 के बीच में आएगा। ये कोविड का सेकेंड फेज चल रहा था ग्रोथ का, राइट। तो ये आपको शॉक्स अपने आप नज़र आते हुए समझ में आएंगे, लेकिन काफ़ी ड्रॉप हुआ है जून 2022 से। अगर दिसंबर 6 महीने में कंपेयर करें तो काफ़ी ड्रॉप देखने को हमें मिल रहा है यहाँ पे ओवरऑल प्राइसेस में, ऑल कमोडिटी के प्राइसेस में। वहीं आप अगर बेस मेटल्स और फर्टिलाइजर्स, और आप सबसे पहले तो क्रूड ऑयल को देखिए, क्योंकि क्रूड ऑयल डायरेक्टली एक कंज्यूमर को अफेक्ट करता है। क्रूड ऑयल भी आपको इन्हीं पीक पीरियड्स में बढ़ते हुए नजर आएगा। उसके बाद आपको साथ में यहाँ पे ये देखने वाली चीज़ है कि किस किस चीज़ को कैलकुलेट किया जा रहा है। जब कमोडिटी प्राइसेस के बढ़ने की बात हो रही है तो क्या क्या कमोडिटीज़ है। तो इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि फूड है, राइट, कोल है, कोल से एनर्जी है, बेस मेटल्स है, हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्टिलाइजर्स, हमारा एग्रीकल्चर, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, ये हमारा लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट। तो सभी को इंक्लूड किया जाता है कमोडिटी प्राइसेस के पीरियड में। तो अगर देखा जाए तो क्या फैक्टर्स रहे हैं, तो यही तीन जो शॉक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए, वही शॉक्स एक तरीके से आपको देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर मैप में भी। प्रोजेक्शंस और फैक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एजेंसीज अराउंड द वर्ल्ड कंटिन्यू टू प्रोजेक्ट India as the fastest growing major economy at 6.5 to 7.0% for the year 2023. Despite the shocks, इंडियन इकोनॉमी ने रेजिलियंस शो किया है, रेजिलियंस शो किया है, हिरी नहीं, संभाल लिया खुद को, और अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी की तरह पूरी दुनिया में देखी जा रही है। ये क्यों हुआ? फैक्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। What were the factors that led to this particular status of Indian economy? तो एक एंटरप्राइजिंग कंट्री है, हम कह सकते हैं इंडिया एक एंटरप्राइजिंग कंट्री है। यहाँ पे लोगों को चैलेंजेस लेने में मज़ा आता है, और बढ़ बदलते दौर में प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो भारत में वो बढ़ा। प्राइवेट कंजम्पशन का मतलब है डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो बढ़ा। तो मतलब कि डिमांड साइड से काफ़ी ज़्यादा पुश था, डिमांड साइड से काफ़ी ज़्यादा पुश था सीमलेसली, रिप्लेसिंग द एक्सटर्नल स्टिमुली एज लीडिंग ड्राइवर ऑफ द ग्रोथ। नाउ व्हाट इज़ द फैक्टर कि इंडिया ने इतना तगड़ा रेजिलियंस शो किया? वो इसकी वजह से है कि प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो डोमिनेट कर गया बाहरी झटकों के ऊपर। इस ऑल्सो अल्टीमेटली जब डिमांड आपको पता है पुश हो रही है, तो सप्लाई क्या होगी? सप्लाई भी आप बराबर करने की कोशिश करोगे, और उसकी वजह से प्रोडक्शन एक्टिविटी में बढ़ोतरी नजर आई, जिसकी वजह से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अक्रॉस सेक्टर्स ग्रो किया, इंक्रीज हुआ। So this has also resulted in boost in production activity, resulting in an increase in capacity utilization across sectors. And the basic thing that helped Indian economy to show resilience and come off this external push, or you can say shock, was that vaccination was largely successful, right? कोविड का जो वैक्सीनेशन था उसकी वजह से लोगों के अंदर एक विश्वास आया कि वो बाहर जाके काम कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज जो है उनमें वापस से बूम आया, और हमारी इकोनॉमी में जो मनी जो है उसका सर्कुलेशन बढ़ा। So this was overseen by the government that brought people back to the streets to spend on contact-based services, right? Moving further ahead, what are the projections and factors of Indian economy? So factors are largely I have told you that it was because of vaccination, universal successful vaccination. कंसीडर करते हैं वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन इसको कंसीडर करते हैं अभी तक कोरोना वायरस में, राइट। And the second was the push in demand, that is demand, that is domestic consumption, that is domestic consumption, which ultimately led to production increment. So these were the factors that led to the resilience of the Indian economy.
Along with this, like I told you, domestic consumption, private consumption, the government also invested a lot of their money in infrastructure building. In that, roads constitute the largest sector where much of the money has been pushed. So that kind of expenditure is called as capital expenditure. So in budget usually what happens, government का जो expenditure होता है, government expenditure is of two types. First is revenue expenditure, and the second is capital expenditure. The question is why the government has to ultimately spend. Why, after all, government spends, right? And the answer to this question is simply the fact that government tries to make sure that welfare of the people is the ultimate duty of the government. Now, for welfare of the people, government has to spend in capacity building. Government also has to take care about the education. तो ये जो स्कीम्स में खर्चा होता है, सोशल सेक्टर स्कीम्स में, you can constitute it to be a part of revenue expenditure of the government. Revenue expenditure, if increasing, which means the society is more vulnerable right now. And definitely because of vaccination must have created a pressure on the revenue expenses of the government, isn't it? So revenue expenditure should be there because we are a developing economy, but it should be avoided that ज़्यादा ना हो revenue expenditure, right? मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज़ करते हुए चल रहा हूँ, आई होप इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर जहाँ पे सवाल होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने नेशन की कैपेसिटी को बढ़ाती है ताकि इंडस्ट्रीज़ जो है वो ज़्यादा ग्रो कर सके, प्राइवेट प्लेयर्स को एक स्पेस मिल सके, कनेक्टिविटी होती है जब शहरों के बीच में, पोर्ट्स के बीच में, रेलवे स्टेशन के बीच में, तो ट्रांसपोर्टेशन का रिस्क ले लेते हैं लोग और एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश। तो इसी में कैपेसिटी बिल्डिंग में भी सरकार ने सागरमाला, भारतमाला, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अभी, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, ये भी स्कीम लेके आए एविएशन सेक्टर के लिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो काफ़ी कुछ कर रहा है ना। प्रोजेक्ट 75 है हमारे डिफेंस साइड में है, वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कर्नाटका में हेलीकॉप्टर लार्जेस्ट, एशिया के लार्जेस्ट फैसिलिटी खुली है, एचएएल ने खोली है, तो वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में काफ़ी ज़्यादा आगे आई है और 63.4% का हो गया है फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ 2023, ये गवर्नमेंट ने किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो ये समझिए कि खर्चा ज़्यादा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे नहीं आना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर औकात के बाहर भी नहीं कर देना चाहिए, वरना अगेन वही हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो बैलेंस शीट जो है कॉरपोरेट्स की, कंपनीज की जो बैलेंस शीट है वो भी बढ़िया नज़र आई, उसमें भी क्रेडिट फाइनेंसिंग की वजह से बैलेंस शीट कॉरपोरेट्स की बड़ी अच्छी नज़र आ रही है, यानी कि कंपनीज के पास पैसा भी है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ मैंने क्या कहा, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है। अब इस अपॉर्चुनिटी में लोगों के पास लगाने के लिए पैसा होना चाहिए, तो वही होता है कि जब कंपनीज के पास पैसा रहेगा तभी क्या कर पाएंगी वो, तभी वो इस कैपिटल एक्सपेंडिचर का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो क्रेडिट फाइनेंसिंग यानी बैंक ने भी काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया है। ये आप समझेंगे कि सभी फैक्टर्स को जब आप समझते हुए चल रहे हैं तभी आपको इकोनॉमिक सर्वे लार्जली समझ में आने वाला है, राइट। तो आपने यहाँ पे पहले वाले पार्ट में ये देखा कि प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो बढ़ा, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी में सप्लाई है, प्रोडक्शन है, वो भी काफ़ी बढ़ा और इसी वजह से अभी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में आ रहे हैं। और ये फैक्टर्स एक्सटर्नल शॉक्स के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, इसीलिए बाहरी झटके से अभी इंडियन इकोनॉमी बची हुई है, रेजिलियंस शो कर रही है।
और ये कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की वजह से हो पाया कि कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज में पुश मिला। जब गवर्नमेंट ने देखा कि नहीं लोग बाहर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस है, पब्लिक कॉन्फिडेंस है, तो गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया, 63.4% कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया। कंपनीज के पास भी पैसा इस समय है, बिकॉज जो उनका फाइनल बैलेंस शीट है उसमें पैसा दिखाई दे रहा है, बिकॉज क्रेडिट फाइनेंसिंग इज सपोर्टेड बाय द बैंक। तो बैंक्स का भी एक मेजर रोल यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। तो ये सभी प्रोजेक्शंस हैं और कुछ फैक्टर्स हैं करेंटली इंडियन इकोनॉमी के ट्रेंड्स में। जीडीपी फोरकास्ट की बात करें, जिससे हम इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ को समझ सकते हैं, तो जीडीपी फोरकास्ट भी काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है। ये 6 to 7 के बीच में अटका हुआ है, तो कभी 6 हो रहा है, कभी 6.8 हो रहा है। और इसमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे भी रिविजन्स आ रहे हैं। आईएमएफ, आरबीआई सब अपने जीडीपी फोरकास्ट को रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे तो ये जो फिगर है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को दर्शाता है। तो यहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आपको पता है कि जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है तो इकोनॉमी में कुछ इन्फ्लेशन का होना, सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज रिक्वायर्ड। और इन्फ्लेशन की होती है लोअर लिमिट होती है और अपर लिमिट होती है। इन्फ्लेशन की अपर लिमिट होती है और कहते हैं कि थोड़ी बहुत महंगाई जो है वो होनी चाहिए, बिकॉज महंगाई से क्या होता है, प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जब अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रही है और पब्लिक कॉन्फिडेंस बिजनेस में काफ़ी अच्छा होता है, तो इससे प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ाते हैं। प्रोडक्शन बढ़ाने से अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और इससे जो है कंजम्पशन भी बढ़ता है। और जब आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है तो लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम को भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ओवरऑल इकोनॉमी धीरे धीरे ऊपर उठती रहती है। तो अपर लिमिट जो है वो 6% है और लोअर लिमिट जो है वो 2% है। एवरेज 4% बेस्ट होता है। अभी करंटली जो इन्फ्लेशन का ट्रेंड आप यहाँ पे देखेंगे तो अगेन आपको अप्रैल 2022 में सडनली 7.8 दिखाई देगा, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 में। और उसके बाद आप सितंबर 2022 को देखेंगे तो अगेन आपको 7.4 इन्फ्लेशन दिखाई देगा। फिर अक्टूबर 2022 में 6.8 का आपको दिखाई देगा। यानी कि ये जो ग्रीन लाइट है इस लिमिट के ऊपर आपको लार्जली कुछ ही ट्रेंड्स हैं जहाँ पे आपको ये पीरियड पीक में दिखाई दे रहा है। दैट इज अप्रैल, मार्च से लेके मई 2022 के बीच में, राइट। मार्च से, एंड डेफिनेटली ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हो सकता है। उसके बाद जुलाई से लेके अक्टूबर 2022 के बीच में ये ऑयल प्राइसेस और फूड में जो भी प्रॉब्लम्स आई उसकी वजह से, फूड सप्लाई से चेन्स में जो प्रॉब्लम्स आई, एडिबल ऑयल्स महंगे हो गए, इन सभी की वजह से आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साइड पे इन्फ्लेशन जो है वो आरबीआई के टारगेट से बाहर भागते हुए नजर आएगा। लेकिन अभी फिलहाल दिसंबर 2022 में इन्फ्लेशन जो है वो अपने को कंट्रोल समझ में आ रहा है। करेक्ट है। तो जनवरी से दिसंबर तक का होता है इकोनॉमिक सर्वे, याद रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर का नहीं, एक ईयर का होता है। और यूजली इसमें करंट मंथ्स के भी ट्रेंड को इंक्लूड कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन रूपी जो बाहर के दूसरे देशों के कंपैरिजन में अगर डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने से इम्पैक्ट देखेंगे तो दूसरी एडवांस इकोनॉमीज़ को ज़्यादा हुआ और इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ में भी असर पड़ा, लेकिन सबसे कम असर पड़ा भारत में एक तरीके से। डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन अगेन यूएसडी अप्रैल दिसंबर 2022 का ट्रेंड देखें तो सबसे बुरी तरीके से साउथ अफ्रीका की करेंसी गिरी, उसके बाद ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, और आप यहाँ पे देखेंगे इंडिया। उसके बाद चाइना और इंडिया की करेंसी ने सेम तरीके का डेप्रिसिएशन शो किया, राइट। और यूके, जापान, यूरो जो है वो कंपैरेटिवली कम डिग्री से गिरा। मेक्सिको माइनस पे चला गया, साउथ कोरिया आपको फिर भी कंपैरेटिवली दिखाई देगा। तो इंडियन रुपी बाकी सभी इकोनॉमीज़ के कंपैरिजन में, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज ईएमईज के कंपैरिजन में ठीक ठाक रुपी ने भी परफॉर्म किया। अब कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, बड़े बेसिक से क्वेश्चंस हैं। दीज आर बेसिक फॉर्मेट के क्वेश्चंस, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू सॉल्व एनी ऑफ देम। पहला है कि इकोनॉमिक सर्वे आफ्टर ऑल है क्या, व्हाट इज द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया? It's an annual report on the state of the economy, it's a monthly report on the stock market, it's a quarterly report on the budget, none of the above. And the correct answer to this question is an annual report on the state of the economy. I think it needs no further explanation. The second question is, what is the economic survey of India presented to the parliament? When is the economic survey? Sorry, when is the economic survey of India presented to the parliament?
On the first day of the budget session, on the last day of the budget session, on the first day of the monsoon session, on the last day of the monsoon session. So monsoon session की बात हम कर ही नहीं सकते, बिकॉज आपको पता है ये जनवरी जनवरी में बजट आया था, जनवरी फरवरी में बजट आता है और बजट सेशन स्टार्ट होता है, इकोनॉमिक सर्वे उसी टाइम आता है। तो आंसर इसका है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द बजट सेशन। फैक्ट है, याद कर लेंगे। Which of the following is not a topic covered in the Economic Survey of India? Fiscal policy, monetary policy, climate change. Now I have told you that government expenditure is covered, so fiscal policy is covered. Monetary policy is also covered because RBI inflation control is covered. Climate change trends, social infrastructure, agriculture, everything is also covered. But social media trends are not covered. So D is the correct answer, where social media trends are not covered. Some important metrics with respect to the Indian economy, very important and very interesting for all of you. इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है परचेजिंग पावर के टर्म्स में। इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी वी आर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। वी आर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ मार्केट एक्सचेंज रेट्स। देयर इज अ बॉयंसी इन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, 8.7 लाख करोड़ कलेक्शंस, इतना बड़ा अमाउंट टैक्स की तरह आया, डायरेक्ट टैक्स की तरह। 11.9 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ, 11.9 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन। अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट भी, अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट व्हाट इज दैट, 4 ईयर लो, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी कि शहर में रोजगार, बेरोजगार लोगों की संख्या भी घटते हुए नजर आई। लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन 41.6% से बढ़ा और एमएसएमई के लिए लोन्स यानी पैसा की अवेलेबिलिटी 30.6% की। अब सभी सोशल ट्रेंड्स जो हैं वो यहाँ पे आपको कवर होते हुए दिखाई देंगे और आपको टैक्स कलेक्शन, गवर्नमेंट के पास पैसा है कि नहीं, वो यहाँ से दिखाई देगा। और इंटरनेशनली ये दो डेटा हैं जो आपको मदद करेंगे। तो पूरी तरीके से इंडियन स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी काफ़ी प्रॉमिसिंग इकोनॉमी की तरह अभी सर्वे में दिखाई दे रही है, राइट। अब पूरी इकोनॉमी के जो ट्रेंड्स होते हैं उनको मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक के फैक्टर से देखा जाता है। व्हाट इज मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक, यानी व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी विद इन अ डेकेड, विद इन अ डेकेड। So 8 years of Modi government has are there, and 2014 to 2022. This is considered to be, this is being considered as important period. इसको एक महत्वपूर्ण दौर के रूप में देखा जा रहा है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरल और गवर्नेंस के पॉइंट पे चेंजेस हुए हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको दो देखने को मिलेंगे। जीएसटी रिफॉर्म्स जो हैं, हमारे पूरे टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए, और वहीं पे आप दूसरा देखेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया में जो लिक्विडेशन है कंपनीज का, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज है और मनी रिकवरी है, मनी रिकवरी, वो भी आपको इंट्रोड्यूस होते हुए दिखाई देगी, राइट। तो स्ट्रक्चरल और गवर्नेंस रिफॉर्म्स पे काफ़ी चेंजेस हैं। गवर्नमेंट ने ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को प्रॉपरली सपोर्ट किया है, एम्फेसाइज किया है। ये जो कर सिचुएशन है इसको कंपेयर करते हैं 1998-2002 के पीरियड से, जब बहुत ज़्यादा भारत की अर्थव्यवस्था में ट्रांसफॉर्मेशन और रिफॉर्म्स हो रहे थे और ग्रोथ रिटर्न्स जो हैं उस समय, जो ग्रोथ रिटर्न्स हैं वो स्लो हो गए थे थोड़े से ड्यू टू टेम्पररी शॉक्स इन द इकोनॉमी। तो एनालॉगस पीरियड है 1998-2002, कंपेरेबल पीरियड हमारे मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक में ये वाला माना जाएगा, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इंडियन इकोनॉमी के जो आपको पता होने चाहिए। जैसे परचेजिंग पावर पैरिटी, मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि थर्ड लार्जेस्ट है परचेजिंग पावर पैरिटी में। तो परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या होता है? परचेजिंग पावर पैरिटी करेंसी रेट कन्वर्जन होते हैं, दे आर द रेट्स ऑफ करेंसी कन्वर्जन, राइट, रेट्स ऑफ करेंसी कन्वर्जन दैट दे ट्राई टू इक्वलाइज the purchasing power of different currencies by eliminating the differences in price levels between the countries। यानी कि कितना डॉलर खरीद सकता है, कितना रुपी खरीद सकता है, कितना यूरो खरीद सकता है, कितना येन खरीद सकता है, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो बाइंग कैपेसिटी है जो आप खरीद रहे हो वो ऑब्जेक्ट फिक्स हो जाता है और उसका कितना पोर्शन खरीद पाओ। तो रुपी जो है वो अभी थर्ड लार्जेस्ट है, बाइंग पोटेंशियल ऑफ द रुपी इज थर्ड लार्जेस्ट।
and that we can understand by purchasing power parity. Secondly, if we talk about capital expenditure, I have already explained you this that these are the expenditures ये सरकार वो खर्चे करती है जो फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट्स बनाने में क्रिएट किए जाए, राइट, या किसी भी तरीके से फाइनेंशियल लायबिलिटी को कम करने की कोशिश करें अपने, या तो बिजनेस के टर्म्स में एसेट्स को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, और अपनी लायबिलिटीज़ को कम किया जाता है। तो जहाँ पे गवर्नमेंट फाइनेंस के टर्म्स में अगर ऐसा करती है कुछ भी, एसेट्स क्रिएशन या लायबिलिटी रिडक्शन, तो उसको कहते हैं सरकार ने खर्चा किया कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। जैसे एक लैंड, ज़मीन, एक्विजिशन ऑफ लैंड, एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग मशीनरी, शेयर्स में इन्वेस्ट करना, लोन्स और एडवांसेस स्टेट गवर्नमेंट्स को देना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को देना, या अदर पार्टीज को देना। तो एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल एट कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी रिडक्शन आया था, seen a little reduction due to reduction in subsidies. नाउ आई टोल्ड यू दैट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो एक वेलफेयर स्टेट में होना चाहिए, लेकिन कंट्रोलेबल लिमिट्स के बीच में होना चाहिए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, इट इज़ द एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर पर्पजेज अदर दैन द क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज आई थिंक वेरी मच क्लियर, ये क्लियर होगा सबको कि फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स के अलावा जो भी खर्चा करते हैं। अब आप देखेंगे ये डेटा 2018 का इनर सर्कल है, 2018 का डेटा बता रहा है, और आउटर सर्कल का डेटा। आप देखेंगे कि 2018 के पीरियड को अगर 2023 के पीरियड से कंपेयर करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऑलमोस्ट 8% का रिडक्शन है, वहाँ पे 89% है और इसमें 81% है। और वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो 12% 2018 में था और 19% आपको 2023 में देखने को। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इजाफा हुआ है, राइट। सेंटर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 2.5% ऑफ द जीडीपी हो गया है, पहले 1.7% जीडीपी था, और अब 2.9% जीडीपी हो सकता है 2023 में। तो यानी कि 2023 में गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर और ज़्यादा करने वाली है। इसको हम कह रहे हैं कि ग्रोथ स्टांस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ग्रोथ की तरफ फोकस कर रही है अभी करंटली गवर्नमेंट पूरी तरीके से। मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक ऑफ इंडिया को हम किन टर्म्स में समझ सकते हैं, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी बेनिफिट हुआ है फॉर्मलाइजेशन से। मैंने आपको बताया सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, मिडिलमैन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, डिजिटल गवर्नेंस इंट्रोड्यूस कर दी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हुआ है काफ़ी ज़्यादा। अब जनधन खाते जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुले, तो गरीबों के खाते खुले, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा क्रिएट की गई। अब इन सभी रिफॉर्म्स को कैसे समझें, तो प्रोडक्ट और कैपिटल मार्केट के टर्म्स में समझेंगे। प्रोडक्ट एंड कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स क्या थे, इंडिया का पार्टिसिपेशन ग्लोबल बूम ऑफ 2003-2008 में कैसा था, और नए इंडिया के रिफॉर्म्स जो हैं सबका साथ सबका विकास वो कैसे कर रहे हैं। तो भारत के जो रिफॉर्म्स हैं वो 3 एस्पेक्ट में आपको समझने हैं, इन 3 एस्पेक्ट्स, राइट। कैपिटल मार्केट एंड प्रोडक्ट रिफॉर्म्स, 2003-2008 में जो ग्लोबल बूम आया था, जैसे आपको ये पीरियड बता रहे हैं ना, 1998 से लेकर 2002 के पीरियड का कंपैरिजन है। उसके बाद सडनली जब इंडियन इकोनॉमी नीचे जा रही थी उस टाइम पे, तो कुछ ग्लोबल कंडीशंस हुई थी। 2003 से ये 5 साल में ग्लोबल बूम आया था, उसका इंडियन इकोनॉमी ने कैसे फ़ायदा उठाया, और सबका साथ सबका विकास से नए भारत की क्या क्या संकल्प है, क्या परिकल्पना है, उसके बारे में बात होगी। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो डेटा है इकोनॉमिक सर्वे से लिया हुआ है, ये ग्राफ, ये आपको बता रहा है कि रिफॉर्म्स फॉर अ न्यू इंडिया में किस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं। बेस्ट क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कि आपका जो कंजम्पशन है वो एप्रोप्रिएट हो आपके प्रोडक्शन से, पहला इकोनॉमिक टर्म्स में। दूसरा ह्यूमन टर्म्स में क्या होता है कि ये कंजम्पशन कैसा हो, रिस्पॉन्सिबल हो, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन का मतलब होता है सेविंग फॉर फ्यूचर जनरेशन, सेविंग फॉर फ्यूचर
जनरेशन। सेविंग फॉर फ्यूचर जनरेशन आप तभी कर पाओगे ना जब आपके रिसोर्स एलोकेशन जो है वो प्रॉपर होगा, वो प्लान्ड होगा। रिसोर्स एलोकेशन कैसा होगा? प्लान्ड होगा। इंडियन इकोनॉमी ने अभी यही किया, एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन और प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी ऑन पीपल को बढ़ाया। कैसे? पब्लिक गुड्स क्रिएट करके, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव में सपोर्ट करके, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन करके। ये ग्राफ जो है ये आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है इंडियन इकोनॉमी को प्रोजेक्ट करना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्लस ईज ऑफ लिविंग दोनों को सपोर्ट कैसे किया? पब्लिक गुड्स क्रिएट करके, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी प्रमोट करके, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन करके, और उसी में इन्वॉल्व है एफिशिएंट सोर्स रिसोर्स एलोकेशन। प्रोडक्ट एंड कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स जैसा कि हम समझ रहे हैं उसको देख लेते हैं पहले। तो 1991 में हमारे यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब आपसे कोई पूछे कि ये लाइसेंस राज जो है, क्वेश्चन पूछे लाइसेंस राज को रिमूव किया था, वाज रिड्यूस्ड या रिमूव्ड, ये कौन से सेक्टर का रिफॉर्म आएगा? ए, इट इज प्राइवेटाइजेशन, बी, इट इज ग्लोबलाइजेशन, सी, इट इज लिबरलाइजेशन, और डी, नन ऑफ द अबव। What would your answer be? License Raj would simply mean that government intervention is removed and that will be constituted under called categorized under liberalization. So these reforms were initiated in 1991. How did India recover from the balance of payment crisis in 1991? As you know that the basic balance of payment crisis, भारत की अर्थव्यवस्था पास उस टाइम पे पैसे नहीं थे। तो सबसे पहले इंपोर्ट लाइसेंसिंग जो है उसको रिमूव किया गया, वॉज रिमूव। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को पब्लिक सेक्टर मोनोपोली खत्म करने में हेल्प की गई। नई पॉलिसी ने इंकरेज किया गवर्नमेंट की मोनोपोली को खत्म किया जाए। और ऑटोमेटिक अप्रूवल पॉलिसी फॉर एफडीआई अप टू 51%, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी, एफडीआई को भी पुश मिलता है 51%। इसकी वजह से एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल किया गया और डेप्रिसिएट किया गया थोड़ा सा टू मेंटेन कॉम्पिटिटिवनेस। The government of state and union was under much deficit and elevated the inflationary pressures. और ये सभी कंडीशंस जो हैं इसकी वजह से हमारे यहाँ पे डेफिसिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया और इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो आ गए बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें फिलहाल के ट्रेंड्स में, तो 2000 से 2003 के बीच में एफडीआई जो है वो हमारी कंट्री में बढ़ता हुआ नजर आया। बढ़ता एफडीआई इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। उससे होता क्या है कि आपका जो रूपी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से डिप्रिशिएट करेगा, वो उतना ज़्यादा नहीं करेगा अगर फॉरेन से पैसा आ रहा है। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में ज़्यादा है और फिर लोग पैसा खींचने लगे अपना, तो आपकी इकोनॉमी पे इससे सीधा शॉक पड़ सकता है। तो यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं 1996 से लेके 2009 के बीच में आपको दिखाई देगा राइजिंग ट्रेंड है। देयर इज़ अ राइजिंग ट्रेंड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और वो बेसिकली लिबरलाइजेशन की वजह से ही हुआ, इन्वेस्टमेंट में लिबरलाइजेशन हुआ, राइट। मूविंग फर्दर अहेड, यूनियन गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इन कंपैरिजन टू द जीडीपी, दिस इज ऑल्सो राइजिंग, राइट। सेंटर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एज पर परसेंटेज ऑफ जीडीपी is given in lakh crores here. लाख करोड़ में दिया हुआ है यहाँ पे, और आप इसको देख सकते हैं कि राइजिंग ट्रेंड में है। 3.5 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो किया है, और वो कहाँ कहाँ किया है। तो उस टाइम में आप ये आपको कह रहा है कि आप 1996 से भी कंपेयर करेंगे इसको, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो भी 1996 पीरियड 2000 के बाद, मतलब हमारे एक्सटर्नल शॉक के बाद आप देखेंगे कि उस टाइम पे भी गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को सपोर्ट किया था। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है वो आया, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव पॉलिसी मेकिंग स्टार्ट हुई। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो लेड डाउन गुड प्लेटफॉर्म फॉर क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स एंड ग्रोथ इन द कमिंग डिकेड। फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स गवर्नमेंट ने प्लान किया कि प्राइवेट
इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करेगी गवर्नमेंट। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गोल्ड, यहाँ पे आपको 2000 में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या वही ट्रेंड हम भी अभी देखते हुए नजर आएगा हमको कि गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे काफी खर्चा अभी भी कर रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर कुछ इनिशिएटिव्स हैं। भारतमाला, ये आपको पता है हाईवे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। सागरमाला पोर्ट से रिलेटेड है। उड़ान आपके एविएशन से रिलेटेड है, ठीक है, कॉमर्शियल एविएशन से। कॉमर्शियल एविएशन में क्या करना है? एयर ट्रैवल, एयर ट्रैवल क्या करना है? एयर ट्रैवल प्रमोट करना है, एयर ट्रैवल अफोर्डेबल करना है, एयर ट्रैवल अफोर्डेबल करना है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन गवर्नमेंट ने बनाया, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, राइट, गति शक्ति और ये सब, इससे गवर्नमेंट इंफ्रा क्रिएट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, ठीक है। ब्राउन फील्ड ग्रीन फील्ड, तो ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि नया कंस्ट्रक्शन जो है वो कंस्ट्रक्शन कैसा होगा? गवर्नमेंट का न्यू होगा, नई जमीन खरीद के नया कंस्ट्रक्शन। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है, ब्राउन फील्ड इंफ्रा जो है गवर्नमेंट का, उसको प्राइवेट प्लेयर्स को रेंट पे दे के मनी रेज करेंगे, मनी रेज करेंगे, राइट। ये है मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से पैसा रेज करेंगे और मोनेटाइजेशन में, और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में नया करेंगे। जनधन आधार, मोबाइल ट्रिनिटी डिजिटल इंडिया के अंदर, और यूपीआई, इन सभी की वजह से क्या हुआ? फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ा। तो यहीं पे गवर्नमेंट ने अपना काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया भी, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किया। और यहाँ पे फर्दर आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि 2014 से लेकर 2022 तक में जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे हम, कि ऐसे क्या रिफॉर्म्स किए। तो प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी को बढ़ाया था और रिसोर्स एलोकेशन किया था, ठीक है। तो वहाँ पे आपको यही सब दिखाई देगा। भारतमाला आपको दिखाई देगा, आधार, ई केवाईसी दिखाई देगा, जीएसटी, सागरमाला, गति शक्ति, यूपीआई आपको दिखाई देगा, नेशनल हाउसिंग बोर्ड के बारे में बता रहा है, ठीक है। इस सभी से क्या हो रहा है? रिसोर्स एलोकेशन और ये सब प्रमोट हो रहा है। टैक्सेशन इकोसिस्टम को भी काफ़ी तरीके से चेंज किया 2014 के बाद, जो कंसिडरेबल चेंज है। यूनिफाइड जीएसटी आया, कॉरपोरेट टैक्स रेट को कम किया गया, सॉवरेन वेल्थ फंड्स को एग्जेम्पशंस दिए गए, और पेंशन फंड्स को टैक्सेस से एग्जेम्पशन दिए गए। सॉवरेन वेल्थ फंड दूसरे देश का पैसा जो हमारे यहाँ लगा है, पेंशन फंड्स लोगों के सोशल सिक्योरिटी से बात होती है, तो इन सब में टैक्सेस से एग्जेम्प्ट किया गया। जीएसटी में कंप्लायंसेस जो हैं कंपनीज के, वो भी कम किए गए, कंप्लायंसेस को रिड्यूस किया गया, और फ्री फ्लोड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट किया गया। तो आप कोई भी एंटिटी जो है, जैसे कि क्या है, सेपरेट वेयर हाउस, जो आप अगर अगर वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्ट का काम है, स्टोरेज का काम था, तो पहले क्या है, अलग अलग स्टेट में अगर एक कंपनी का मल्टी स्टेट में बिजनेस है तो सब स्टेट में उसका वेयर हाउस होना ज़रूरी है। अभी ऐसी रिक्वायरमेंट से गिव अवे कर दिया गया फॉर एन एंटिटी टू हैव अ सेपरेट वेयर हाउस फॉर एवरी स्टेट, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में उसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रमोशन हो रहा है। टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस जो है, उसने टैक्सेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया है। फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम जो है वो भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैव simplified the taxation process, and fraud detection systems have been increased. Now, in this, you will also find the trends with regards to GST collection, that the tax collection of the government is also very, very high, right? So for the year 2023, 1.49 lakh crore GST collections have happened. In comparison to 2018, only lesser than 1 lakh GST collections were there. तो इट वॉज अ स्ट्रक्चरल सिस्टम चेंज। स्ट्रक्चर चेंज किया था, तो थोड़ा समय तो लगा जीएसटी को मार्केट में पेनिट्रेट करने में, लोग जीएसटी कंप्लायंस करने लग गए हैं अब। Also, if you compare to the direct tax collections, you will find that it is 8.7 lakh crore for the year 2023, which is projected. 7 lakh crore has already been collected in 2022, and in comparison to year 2019, it was only 5.4. Direct tax means income tax. Direct tax means corporate tax. It also means excise and customs. It also means excise and customs. Now, this means that the economy is getting more and more formalized. We call it formalization of economy. What do we call it? Formalization of economy. Formalization of economy accompanied by greater tax collection, which means ultimately what happens with this, that the government
is in a stronger position, stronger financial position. This is reflected. The government is now in a stronger financial position, right? Please understand this. These are the factors and the trends that we see in the Indian economy that have contributed to the resilience part that we have been discussing. भारत की अर्थव्यवस्था में इतना resilience कैसे है? काफ़ी ज़्यादा structural reforms किए हैं. क्या किए हैं? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहाँ कहाँ किए हैं? जीएसटी में किए हैं और आईबीसी में किए हैं, राइट. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या है? टैक्स फ्रॉड जो है, टैक्स फ्रॉड को भी कम किया गया है और डिजी गवर्नेंस इंट्रोड्यूस की गई है. क्या इंट्रोड्यूस किया गया है? डिजी गवर्नेंस. डिजी गवर्नेंस किसकी वजह से हो पाया है? आधार बेस्ड सर्विसेज की वजह से हो पाया है. आधार बेस्ड सर्विसेज. तो आधार कार्ड का भी रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये भी आप ध्यान में लेके चलेंगे. और दूसरा जो रेजिलियंस इंडिया ने शो किया है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बाद, अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट दोनों को क्या किया है? इंक्रीज करने की कोशिश की है. अल्टीमेटली सप्लाई पुश. समझ पा रहे हैं आप बात को? यही सब चीज़ें आपको बता रहा है. Sustained revenue buoyancy over the last 2 years have increased public confidence. हमारी अर्थव्यवस्था पे पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए नज़र आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या है? गवर्नमेंट के पास रुपी जो है वो सिक्योर हो रहा है. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बजट एस्टिमेट में जीटीआर है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, तो 26% कॉरपोरेट टैक्स से आने वाला है, 26% इनकम टैक्स से आने वाला है, 8% कस्टम से, 12% 12% से और ये 28% जीएसटी से. तो ये हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी अलग टैक्स होता है, तो वो आ गया 28% और जीएसटी आ गया 28%. तो आपको ये दिखाई देगा कि कितना बड़ा कंपोनेंट जो है वो हमारे यहाँ पे इनसे आता है और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, राइट. Continuous engagement and participation with the private sector. This is one of the reasons again that has played a major role. बहुत बड़ा रोल किया है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था में फिलहाल तो सक्सेसफुल हो रहा है. गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज जो है अपनी लेके आई. अब ये दूसरा पॉइंट है गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट, देखिए डिसइन्वेस्टमेंट को आप समझिएगा इस तरीके से, जब गवर्नमेंट क्या करती है अपनी शेयर होल्डिंग को, अपने शेयर्स को किसी कंपनी में कम करे, शेयर होल्डिंग को कम करे. डिसइन्वेस्टमेंट यूजली होता है, इसमें गवर्नमेंट के पास क्या होते हैं? शेयर्स कम होते हैं तो गिविंग अवे ऑफ ओनरशिप जो है वो चली जाती है. लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में एक रोल जो है वो तो निभाती ही निभाती है, राइट. तो डिसइन्वेस्टमेंट अभी आपको दिखाई देगा, जैसे एलआईसी के ऊपर भी बात हो रही थी कि डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है. आपको रेलवेज के ऊपर अक्सर सुनने में आता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? डिसइन्वेस्ट कर रही है. तो डिसइन्वेस्टमेंट में आपकी शेयर होल्डिंग कम होती है, लेकिन गिविंग अवे ऑफ ओनरशिप तब हो जाती है जब मोर देन 50%, राइट. जब आप क्या करते हो? मोर देन 50% शेयर्स जो हैं वो क्या कर देते हो? सेल कर देते हो. और जब ये हो जाता है तो इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन. तब इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, जो कि किसके लिए हुआ? एयर इंडिया के लिए हुआ, राइट. तो एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन है और रेलवेज रेलवेज और एलआईसी जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट है. डिसइन्वेस्टमेंट में जो शेयर होल्डिंग है वो अभी भी अबव 50% है, लेकिन मनी जो है इज बीइंग टेकन बैक. मनी इज बीइंग टेकन बैक. सम मनी इज बीइंग, जैसे कि अगर गवर्नमेंट के पास मान लें 74% कहीं पे शेयर हैं और अब गवर्नमेंट कहे कि नहीं हम 20% शेयर जो हैं वो गिव अवे कर देंगे, 20% शेयर जो हैं वो गिव अवे कर देंगे, तभी गवर्नमेंट के पास सिर्फ 54% शेयर्स रह गए, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी शेयर्स उसी के पास हैं. तो ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट. समझ गए आप? 2015 से 2023 के बीच में डिसइन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट ने 4.7 लाख करोड़ जनरेट किए. 154 ट्रांजैक्शंस हुए अलग अलग मोड से. प्राइवेटाइजेशन के बढ़ने से लेबर प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हुई है और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में डिसइन्वेस्टमेंट करने से 1990 से लेकर 2015 में भारत सरकार के पास बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो जनरेट हुए हैं. अब हम
इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको बता रहे थे कि स्टेट ऑफ द मीडियम टर्म इकोनॉमी इंडिया का क्या है, राइट। स्टेट ऑफ द मीडियम टर्म इकोनॉमी जब आपने यहाँ पे देखा तो आप एक चीज़ समझ गए होंगे ओवरऑल कि जब भी हम इन चीज़ों को समराइज करें अब अपने पास, तो हमें बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं वो एक्टिव मेमोरी के तौर पे याद आने लगेंगे। तो समरी के रूप में पहला पॉइंट जो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया, ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करेंगे करेंटली, जस्ट अ मिनट, इफ आई विल टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमी, मिनट, if I will talk about Indian economy, it is fifth largest resilient economy. It is fifth largest resilient economy, which suffered three shocks. It suffered three shocks. First is COVID-19. Second is Russia-Ukraine war. And third is your external policy rate hike. Correct? Second, rupee fared well in comparison to emerging market economies. Third, inflationary pressure created inflationary pressure created, accompanied by heavy capital expenditure, heavy capital expenditure and decrease in revenue expenditure. Fourth, global vaccination, sorry, global vaccination नहीं, successful vaccination promoted domestic consumption and demand in private goods and services increase, and this created production stimuli. कुछ कुछ चीज़ें छिप जा रही होंगी इस साइड की, बट देन आप ये समझ लीजिएगा मैं यहाँ पे क्या लिखा रहा हूँ, आप ऐसे देख सकते हैं, you can watch it like this, right? This is what I have written. Successful vaccination, decrease in revenue expenditure. तो ये हमारी इकोनॉमी का जो करंट है वो समरी है। और अभी हम ट्रेंड्स को, जो हम कह रहे थे इकोनॉमी को कंपेयर करना है हमें, तो वो देख लेते हैं। 1998 के पीरियड में जो एक्सटर्नल शॉक्स थे, वो न्यूक्लियर डिवाइस 1998 का टेस्ट हुआ था, तो उसकी वजह से वेस्टर्न सैंक्शंस लगे थे। बैंकिंग और कॉरपोरेट सेक्टर जो है उसके जो बैलेंस शीट है उसमें गड़बड़ हो रहा था। टू सक्सेसिव ड्रॉट्स और टेक्नोलॉजी बस्ट। 9/11 के बाद यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में चली गई। 2014-2022 में बात करें तो पीरियड ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर बैलेंस शीट्स में स्ट्रेस है। अनप्रेसिडेंटेड पैंडेमिक हुआ, उसके बाद इन्फ्लेशन ग्लोबल कमोडिटी में हुआ और फाइनेंशियल कंडीशंस की टाइटनिंग होने लगी। ये दो झटके अभी देखे जा रहे हैं।
स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो 1998 में किए गए, उसमें इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट किया गया, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट किया गया, बैंक की एसेट रिकवरी को सपोर्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश था और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट यानी रिस्पॉन्सिबल बजट की भी बात की गई, रिस्पॉन्सिबल बजटिंग की भी बात की गई। और वहीं दूसरी तरफ 2022 इधर 8 इयर्स में, इन पिछले 8 सालों में आधार कार्ड का आना, जनधन खातों का खुलना, जीएसटी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट से जल्दी से कंपनियों का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होना, कंपनी का लिक्विडेशन होना, प्राइवेटाइजेशन, टैक्स रेट का रैशनलाइजेशन, कुछ ऑफेंसेस को, छोटे मोटे ऑफेंसेस को ख़त्म करना, वैक्सीन का रोल आउट, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के रिफॉर्म्स, आत्मनिर्भर भारत और पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश, ये सब स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं इकोनॉमी में। ग्रोथ रिटर्न्स क्या हुए फिर आफ्टर ऑल? तो जो हमारा वन ऑफ द शॉक्स ओवर शैडोड द ग्रोथ रिटर्न्स, जितना ग्रोथ हुआ उससे ज़्यादा तो झटके लग रहे थे। और जब शॉक्स चले गए तो स्ट्रक्चरल ग्रोथ करने, चेंजेस करने के बाद 2003 से भारत की अर्थव्यवस्था सुधरती हुई नजर आई। वहीं अगर अभी की बात करें तो बैलेंस शीट जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर की स्ट्रांग हो रही है। कॉरपोरेट सेक्टर की थोड़ी सी डीलेवरेज हुई थी बट अभी फ़िलहाल ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है, एम्फोसिस ऑन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाइल डीलिंग विद ग्लोबल शॉक्स, ये अभी देखने को मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे इस इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर 1 में करंट स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी को पूरी तरीके से कवर कर दिया है। और अब सेक्टर वाइज जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आपसे अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी। आई होप फर्स्ट लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको सबसे पहले जो नोट्स बनाना है वो आपको स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पे बनाना है। जहाँ पे स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में आप किसको डिस्कस कर रहे हैं? मीडियम टर्म ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर आप जो भी फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, फैक्टर्स को जब लिखेंगे तो आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को लिखेंगे और आप डोमेस्टिक फैक्टर्स को लिखेंगे, राइट? एक्सटर्नल फैक्टर्स और डोमेस्टिक फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आप जो भी कुछ बताइएगा वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, वो आपका फेड हाइक्स से रिलेटेड होना चाहिए, फेडरल रेट के हाइक से रिलेटेड होना चाहिए, वो आपका रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो सप्लाई साइड हुआ वो होना चाहिए। और डोमेस्टिक में आप बात करेंगे तो आप जीएसटी कलेक्शन के अपवर्ड टिक की बात करेंगे, आप डायरेक्ट टैक्स के अपवर्ड टिक की बात करेंगे, आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करेंगे और आप इन्फ्लेशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम समझेंगे भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से गवर्नमेंट और आरबीआई ने मिल के संभाला है। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे अगले नेक्स्ट लेक्चर में।